हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम हिंदी साहित्य की वीडियो लेके आए हैं जहां से हमारे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर ज्ञान आर्यवल के नाम से, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ से अगर आप जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो हमारे चार ऑप्शन हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, धर्मवीर भारती, राजा लक्ष्मण सिंह, हरीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो हम देखते हैं इनके बारे में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? धर्मवीर भारती, इन्हें एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। बात करते हैं अगर जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, और हरीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक क्षेत्र की कविताओं का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आंचलिक कविताएं लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? जो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत भाषा में लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन हमारा ए तुलसीदास, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी केशवदास और डी विष्णु शर्मा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? पहला है ऑप्शन हमारा तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केशवदास। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5 नंबर, चंपू किसे कहते हैं? चंपू शैली क्या होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि चंपू किसे कहते हैं। पहला है गद्य रचनाओं को, दूसरा है पद्य रचनाओं को, तीसरा है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि गद्य और पद्य से जो मिश्रित शैली बनती है उसको हम क्या कहते हैं? चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युग को आधुनिक हिंदी का सिंह द्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी का सिंह द्वार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है नई कविता, चौथा है छायावाद। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतेंद्र युग, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम से इस युग का नामकरण किया गया था। अगला देखते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन से थे? तो ऑप्शन है हमारा स्वयंभू, हेमचंद, पुष्पदंत और अमीर खुसरो। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हेमचंद, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखेंगे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मीराबाई, बी सूरदास, सी कबीरदास और डी रसखान। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरदास। सूरदास को ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कहा जाता है। अगला देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो हमारा ऑप्शन है
रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और अभिज्ञान शकुंतलम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? पंचतंत्र। ये किसके द्वारा लिखा गया? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। विष्णु शर्मा द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे पंचतंत्र। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? पहला है ऑप्शंस देश विदेश से, दूसरा क्षेत्र विशेष से, तीसरा है देश विशेष से और चौथा है भाषा विशेष से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? क्षेत्र विशेष से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में भाषा को कितने परिवारों में बांटा गया है? भारत में भाषा के कितने परिवार हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो हमारे 4 भाषा परिवार है। कौन कौन सा है? पहला है भारोपीय और द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। चौथा चीनी तिब्बती। तो ये हमारे 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें हिंदी किस भाषा परिवार में आती है? तो भारोपी भाषा परिवार में हिंदी आती है। और भारोपी भाषा परिवार भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। याद रखेंगे, भारोपी भाषा परिवार भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो ऑप्शन है मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, तमिल भाषा को सभी द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहा जाता है। द्रविड़ परिवार जो होता है ये हमारे दक्षिण भारत की सभी भाषाएं आती हैं। दक्षिण भारत की, साउथ क्षेत्र की सारी भाषाएं इसी परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तमिल, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिलनाडु में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला है ऑप्शन मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? तेलुगु। तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये बोली जाती थी। अब आंध्र प्रदेश को जब काट के तेलंगाना राज्य बनाएगा तो तेलुगु का मेन क्षेत्र क्या होगा? तेलंगाना। तो सबसे ज़्यादा कौन सी द्रविड़ क्षेत्र की सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो तेलुगु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप को पुरानी हिंदी के नाम से किसने पुकारा? मतलब अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ऑप्शन है बाबूराम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर लक्ष्मण सिंह। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णकाल कहा गया है? तो ऑप्शन हमारा पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में नवजागरण काल के नाम से किस युग को जाना जाता है? तो किस युग को नवजागरण काल के नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है छायावाद युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग को नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। अगला कहते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन हमारा है श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। मगर राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा? इसको सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, बीज वपन काल। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल के नाम से प्रदर्शित किया है, चारण काल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय जाता है किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का
पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बी रामानंद, सी कबीरदास और डी विट्ठल देव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी रामानंद। तो ये हमारे रहे टॉप 20 क्वेश्चंस। आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे।